मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में गाना पर। तन्मय छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। माता पिता तो तीर्थ करने बाहर गए हुए थे। घर में अभी सिर्फ तन्मय और उसकी बड़ी बहन शशि ही थी। शशि का जन्मदिन बस 2 दिन बाद आने वाला था। तन्मय के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर वो अपनी बड़ी बहन को एक तोहफा देना चाहता था, और वो तोहफा था एक सोने की चेन। खैर, ये उसके लिए एक सपना सा था, क्योंकि जितना वो कमाता था या जितने पैसे उसने जोड़ कर रखे थे, उससे एक सोने की चेन आना तो नामुमकिन था। दोपहर का वक्त था। मोहल्ले में फेरी वालों का आना जाना लगा हुआ था। तभी तन्मय को एक साड़ी वाले की आवाज़ आई। साड़ी ले लो, साड़ी। तन्मय को ख्याल आया कि साड़ी भी एक अच्छा तोहफा है, क्योंकि सोने की चेन तो इस बार वो देने से रहा। तन्मय बाहर निकलकर उस फेरी वाले को आवाज़ देता है, अरे भैया, भैया इधर आना। जी भाई साहब, बोलिए, कौन सी साड़ी लेंगे आप? सबसे बेहतरीन जो भी हो वो दिखा दो। हाँ, ये देखिए भैया, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। अरे भैया, ये सब क्या दिखा रहे हैं? कुछ बेहतरीन सा दिखाइए। मेरी बहन का बर्थडे है, उसे तोहफा देना है मुझे। इसके बाद तन्मय एक साड़ी पसंद कर लेता है। वो उस फेरी वाले को पैसे देते हुए कहता है, इस बार तो ये साड़ी ही सही, पर अगली बार अपनी बहन को एक सोने की चेन दूंगा। इस पर फेरी वाला उसे कहता है, भैया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, गलत मत समझना, चोर वो नहीं हूँ, पर मेरे पास एक सोने की चेन है जो बहुत कम दामों में आपको दे सकता हूँ। क्या सोने की चेन तुम्हारे पास और कम दामों में दोगे? ऐसा क्यों? अरे पुश्तैनी है, पर बिल नहीं है मेरे पास। एक बार दुकान पे बेचने गया था, वहाँ के मालिक ने चोर समझ लिया, पुलिस को फोन कर दिया था, तब से मैंने उसे बेचने का ख्याल ही छोड़ दिया। फिर मेरे किसी काम की है नहीं वो, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। आप ले लोगे तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और आपको आपकी बहन के लिए तोहफा। अरे सोने की चीज कोई ऐसे थोड़ी ना लेता है। अरे भैया, आप चाहो तो सुनार के पास चल के चेक करवा लो उसको, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। सब जांचने परखने के बाद ही लेना। अरे भैया, ये चोरी वोरी का माल तो नहीं है कि मैं फंस जाऊं? अरे नहीं भैया, कहाँ मैं चोरी वोरी करूँगा, ईमानदारी से 2 पैसे कमाता हूँ, उसी में गुजारा होता है। तन्मय ने सोचा कि शायद इसे भगवान ने ही भेजा है, वरना सोने की चेन वो भी कम दामों में उसे कौन देता। ठीक है, बताइए कहाँ है वो सोने की चेन? घर चलना पड़ेगा भैया आपको मेरे साथ। मेरा घर देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा भरोसा भी हो जाएगा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और कभी आपको कोई तकलीफ हुई तो आप वहीं आके मुझसे मिल भी सकते हैं। वैसे तो कोई तकलीफ होगी ही नहीं। इसके बाद तन्मय उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। सकरी गलियां, झोपड़ी जैसे मकान और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, ऐसे इलाके में था उस फेरी वाले का घर। सकरी गलियों में चलते चलते वो फेरी वाला एक झोपड़ी के सामने रुक जाता है। यही मेरा घर है भैया। अच्छा ठीक है, जाओ ले आओ सोने की चेन। तन्मय उस फेरी वाले के साथ सोने की चेन लेकर एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर सुनार द्वारा ये सुनिश्चित करने पर कि एक असली सोने की चेन है, तन्मय आश्वस्त हो जाता है। तन्मय उस फेरी वाले को पैसे देकर ये चेन खरीद लेता है। 2 दिन बाद जब उसकी बड़ी बहन का जन्मदिन होता है, तो वो अपनी बहन को ये सोने की चेन तोहफे में देता है, जिसे देखकर उसकी बहन खुशी से फूल ही नहीं समाती। अरे इतनी प्यारी सोने की चेन, इसकी क्या ज़रूरत थी? कितनी महंगी होगी?
इतना पैसा क्यों खर्च किया भैया? अरे वैसे वैसे की छोड़ो, चेन देखो, बताओ कैसी लगी। चेन तो बहुत अच्छी है। अगले दिन शशि आईने के सामने खड़ी होकर उस चेन को पहनकर देखती है। वो चेन इतनी सुंदर है कि शशि उसे बस निहारती ही जा रही है। अरे ये चेन कितनी ज्यादा सुंदर है, मेरी तो इससे नजर ही नहीं हट रही। तभी शशि को पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो आईने में पीछे की ओर देखती है तो कहीं कुछ नहीं गिरा था। कमरे का हर सामान जैसा का तैसा ही रखा नजर आ रहा था। वो वापस आईने में अपने आप को देखने लगती है। तभी उसे अपने कंधे के पीछे से बाल उड़ते हुए दिखते हैं, एकदम घने काले बाल। आज तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब शशि का ध्यान कमरे में लगे पर्दों पर जाता है। वो एकदम स्थिर हैं। कमरे की सारी खिड़कियां बंद हैं, ना ही पंखा चालू है, तो उसके ये बाल कैसे उड़ रहे हैं? कमरे में तो हवा का एक झोंका तक नहीं है। वो अपने उड़ते हुए बालों को ध्यान से देखने लगती है तो उसे समझ आता है कि ये बाल तो उसके हैं ही नहीं। शशि अपने सर को थोड़ा बाईं ओर झुकाती है तो उसे अपने पीछे एक आंख नजर आती है और साथ ही दिखता है एक आधा चेहरा। शशि जोर से चीख पड़ती है। तन्मय बाहर से भागता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? अब शशि जब पीछे पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। वो फिर आईने में देखती है। अब उसके पीछे कोई बाल नहीं उड़ रहे। वो एक बार फिर अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाकर देखती है तो एक पल को उसे फिर से वो आंख और चेहरा नजर आता है जो उसके देखते ही देखते गायब हो जाता है। इस कमरे में कोई है यहाँ पर। क्या कह रही हो दीदी? पूरा कमरा खाली है, कोई भी तो नहीं है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी किसी को देखा है यहाँ पर। वहम हुआ होगा शायद आपको। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए और ये भूतों की फिल्में कम देखा कीजिए। दिन भर शशि इस घटना के बारे में सोचती रही। वो सब क्या मेरा वहम था? वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये आखिर उसका वहम था या सच। रात का खाना खा शशि अपने बिस्तर पर सोने आ जाती है। दिन की उस घटना के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात को ठीक 3 बजे उसकी नींद खुलती है, पर उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पर नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। शशि अब अपनी आंखें खोलती है। सामने का दृश्य देख के वो एकदम स्तब्ध सी रह जाती है। उसके सामने उसी की ओर करवट की हुई कोई अजीब सी शक्ल वाली औरत लेटी हुई है, जिसका चेहरा शशि के चेहरे के बहुत करीब है। उस औरत का चेहरा भयावह है। अचानक ही वो औरत अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं है। ये देख शशि जोरों से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुन तन्मय उठ जाता है और दौड़ता हुआ उसके कमरे में आता है। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? भाई इस घर में कोई तो है, मैंने अभी अभी किसी को देखा इसी बेड पे मेरे बाजू में। यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, मैं बता रही हूँ यहाँ कोई है। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। अरे मैं कह रही हूँ ना कोई है, अभी कोई था यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रही हैं? आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कमरे में सोइए। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। अगले दिन तन्मय अपनी बड़ी बहन को उसका ख्याल रखने के लिए कह काम पर चले जाता है। शशि दिन भर घर में अकेली रहती है। उसका पूरा दिन इस डर में गुजरता है कि कहीं उसे कोई नजर ना आ जाए। वो बार बार खुद से एक ही सवाल करती है कि आखिर उसे कौन नजर आ रहा है और उसे ही क्यों नजर आ रहा है। पर लाख सोचने के बाद भी उसे इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाता। क्या ये सब सचमुच मेरा वहम था
शाम होने पर तन्मय अपने घर आ जाता है। आते ही वो अपनी बहन से ये पूछता है, दीदी, आज तो आपको कुछ नहीं दिखा ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। वो सब शायद मेरा वहम ही था। चलो, अच्छी बात है। दीदी, एक कप चाय पिला दो। अच्छा रुको, अभी बना करके लाती हूँ। इतना कह शशि किचन की तरफ मुड़ती है। जैसे जैसे वो अपना एक एक कदम आगे बढ़ाती है, उसे लगता है कि जैसे उसका वजन कुछ कम हो रहा हो। हर कदम के साथ वो बहुत ही हल्का महसूस करने लगती है। जब वो नीचे देखती है तो हर बढ़ते कदम के साथ वो हवा में ऊपर उठ रही होती है। वो एक कदम और बढ़ाती है, जिसके साथ वो हवा में और ऊपर उठ जाती है। यह दृश्य तन्मय भी देख रहा था। दीदी, तन्मय की आवाज़ सुन जब शशि पीछे पलटकर देखती है तो अचानक से हवा से नीचे जमीन पर गिर जाती है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तन्मय समझ जाता है कि शशि ने उसे जो भी बताया वो सब सच था, क्योंकि आज की घटना तो उसके सामने ही हुई थी। तन्मय शशि के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है। शशि होश में आ जाती है। भैया भैया, देखा ना आपने अभी क्या हुआ? देखा ना? हाँ, मैंने देखा। भैया, मुझे लगता है ये सब उस चेन के कारण हो रहा है। जब से वो चेन मेरे पास आई है तभी से ये सब हो रहा है। उसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप बता रही थी कि आपको कोई दिखा था। आपको सबसे पहले वो कब और कहाँ दिखा था? जब वो चेन मैंने पहली बार पहनी तभी मुझे वो दिखी थी। और उसके बाद रात को क्या हुआ था ये तो तुम्हें पता ही है। मैंने तुम्हें बता दिया था सब कुछ। तन्मय समझ जाता है कि हो ना हो उस चेन में कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह तन्मय उस फेरी वाले के घर पहुंच जाता है। फेरी वाला अपने घर से बस साड़ियाँ लेकर बेचने निकलने ही वाला होता है कि तन्मय बाहर जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। क्या जादू टोने वाली चीज दी तूने मुझे? अरे जादू टोना? क्या कह रहे हैं भैया आप? तो नहीं तो क्या? क्या है उसमें? क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से मैंने अपनी बहन को वो तोहफा दिया है, उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं? कैसी घटनाएं? इस पर तन्मय उसे सारी बात बताता है। तो फेरी वाला उसे अपने साथ घर के अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर जाकर फेरी वाला उसे बताता है, मैंने आपसे झूठ कहा था। वो कोई पुश्तैनी चीज नहीं है मेरी। असल में हम सब जो भी सामान लाते हैं वो शमशान का होता है। शमशान में ये जो लाशों के साथ गहने वहने कपड़े वगैरह आते हैं वही सब हम बेचते हैं। ये हार भी किसी लाश के साथ आया था। लाश तो जल गई, पर रात में ये सोना चमक रहा था। मुझे दिख गया, मैं उठा लाया। बेचने की बहुत कोशिश की पर कहीं बिक नहीं रहा था। लोग चोर समझने लगते हैं। पुलिस के चक्कर में कौन पड़े भैया? यही सब सोच के मैंने आपको बेची थी कि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। तूने ही मुझे इस सब में फंसाया है। अब तू ही बता, मैं इस सबसे छुटकारा कैसे पाऊं? मैं आपको आपके सारे पैसे वापस दे दूंगा। आप मुझे वो चेन दे दो। इस पर तन्मय घर से वो चेन लाकर फेरी वाले को वापस लौटा देता है और अपने पैसे लेकर घर चले जाता है। लेकिन शशि के साथ होने वाली घटनाएं बंद ही नहीं होती। वो जब भी आईना देखती है उसे अपने पीछे से एक डरावनी सी आंख नजर आती है और ये वही औरत होती है। तन्मय एक बार फिर उस फेरी वाले के घर जाता है। तुमने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ, मैं जानता था कि शायद यही हो। मैंने पता किया कि ये चेन किसकी है। उनकी अस्थियां अब विसर्जित होने जाने ही वाली हैं, या शायद अब तक विसर्जित हो गई होंगी। इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप और आपकी बहन जाके इस सोने की चेन को पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। तन्मय और उसकी बहन ऐसा ही करते हैं। वो उस चेन को लेकर एक पवित्र नदी में विसर्जित कर देते हैं। जब वो चेन को विसर्जित करते हैं तो पानी के नीचे उस चेन के साथ उन्हें नजर आती है वो महिला।
जो पानी के साथ उस बहाव में बहती ही जा रही थी। उस आत्मा का शायद इस गहने से बहुत गहरा लगाव था। लगता है इस आत्मा का उस चेन के साथ बहुत गहरा लगाव था। शायद अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। कई बार मृत्यु के बाद भी आत्माएं अपनी पसंदीदा चीज़ों से जुड़ा उनका मोह छोड़ नहीं पाती, और जब उनकी वो पसंदीदा चीज़ किसी और के हाथों में जाती है तो वो भड़क जाती हैं। शशि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चेन उस नदी में विसर्जित करने के बाद शशि के साथ और कोई घटना नहीं घटी। आज वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रही है, पर इस बात को याद कर वो आज भी सहम जाया करती है। आप सुन रहे थे जानते हो गाना पर।